दोस्तों, आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो मैं डिस्कस करूँगा कि भाई अभी क्या है कि ज़ैग्रेब के अंदर अगर हम बात करें, क्रोएशिया के अंदर, कि फूड डिलीवरी को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ फेस्टिवल है और फेस्टिवल में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर भी जाते हैं, जैसे कि क्योंकि ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है। तो इन सभी चीज़ों को मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस करूँगा। देखो यार, क्या होता है ना कि जब हम लोग एजेंट को जब पैसा दे देते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि यार हम एक अच्छी अर्निंग कमा सके, करीब 70 से 80 लाख, 70 से 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख रुपए तक हम कमा सके। ये बातें ठीक थी 2022 तक। 2022 तक अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे, मतलब कि अगर बोलें तो मतलब बाइक डिलीवरी वालों ने काफ़ी अच्छा कमाया है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ने लग गई और लोग यहाँ पर आने लग गए। और जब लोग ज़्यादा हो गए तो फिर वो आपको, जब लोग ज़्यादा होंगे तो ऑर्डर तो कम बचेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ की सिर्फ 38 लाख है। जिसमें से टूरिस्ट को ले लें तो हद मार के मतलब साल में जो होते हैं, मान के चलो 60 से 70 लाख टूरिस्ट आते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल जो सिनेरियो होता है परमानेंट का, वो 38 लाख का ही, क्योंकि टूरिस्ट क्या है कि कुछ टाइम के लिए आता है, जैसे हफ्ता भर रहेगा, 2 हफ्ता रहेगा, उसके बाद चला जाता है। राइट। तो एक तो पॉपुलेशन कम होने के कारण, और दूसरा क्या है, क्रोएशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन है। अगर आप 2050 का भी रेशो का डेटा चेक करेंगे तो उसमें ये भी दिखेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है, कि वहाँ के लोग थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये सब चीज़ों को, सिनेरियो को समझना पड़ेगा। देखो, अगर आपको ज़िंदगी में हार्डवर्क करना है, तरक्की करनी है, देखो पहली बात तो शेनेगन के एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप क्रोएशिया आए हैं या फिर आप जा रहे हैं तो डीमोटिवेट मत होइए। थोड़ा स्ट्रगल है, मैं खुद कह रहा हूँ कि जैसे हम कर रहे हैं तो देखो स्ट्रगल है। हो सकता है 6 महीना, साल भर स्ट्रगल हो। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो वेयर हाउस में जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, डिलीवरी का काम ठीक है, क्योंकि इस पर कोई बॉस नहीं होता, बस आपको डिलीवरी मारनी होती है बैक टू बैक, बस यही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले डिलीवरी का पैटर्न क्या होता है। देखो मैं क्या है कि बेसिकली अगर बात करूँ तो मैं उठता हूँ लाइक 8 साढ़े 8 तक मैं उठ जाता हूँ। फिर खाना बनाता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है इंडियन खाना बनाते हैं। तो मुझे हो जाते हैं 9:30। 9:30 बजे के बाद मैं फिर अपना मतलब बाइक वाइक साफ़ करता हूँ, अपनी स्कूटी जो आपकी इलेक्ट्रिक वाली है उसको मैं अच्छे से साफ़ करके, फिर उसके बाद मैं 10 बजे तक मैं निकल जाता हूँ। और जहाँ तक मेरा लमसम है कि 10 बजे के बाद जब मैं निकलता हूँ, जब मैं लोकेशन पे, जब सेंटर स्क्वायर पे पहुँचता हूँ, तो वहाँ पे फिर जब ऑर्डर, मान के चलो आधे पौने घंटे के अंदर ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है मैं काम करता हूँ, वो मैं काम करता हूँ 4 बजे तक, 10 से 4। डिपेंड करता है भूख कितनी लग रही है, कभी कभी 3:30 भी आ जाते हैं और कभी कभी मतलब कि 4 बजे भी आ जाते हैं। तो मतलब डिपेंड करता है ऑर्डर्स के ऊपर भी, फ्लो के ऊपर भी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मान के चलो पूरे दिन में 2-2 घंटे भी खाली बैठ रहे हैं। ठीक है, आज अभी मैं आपको नवंबर की बात बता रहा हूँ, 2-2 घंटे भी खाली कोई ऑर्डर नहीं बज रहा है। इवन मैं तो घूमता भी हूँ कि यार ऑर्डर बच जाए, ऑर्डर बच जाए, क्योंकि ऑफकोर्स भैया हम पैसा लेके आए हैं और कर्जे पे लेके आए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ जो हैं बड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद मैं स्कूटी लेके फिर मैं अपने रूम पे जाता हूँ। एकोमोडेशन ठीक ठाक है, एक रूम में 4 आदमी हैं हम। फिर उसमें मैं अपनी बैटरी चेंज करता हूँ और दूसरी जो जो बैटरी ख़त्म हो जाती है उसको मैं लगाता हूँ। और फिर मैं उसके बाद करीब मैं निकलता हूँ, अगर बात करूँ तो 1 घंटे का ब्रेक लेके, जिसमें खाना खा लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का रेस्ट करके फिर मैं 5 साढ़े 5 तक, डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टाइम टेबल का पक्का हूँ, कभी 5 भी बजते हैं, कभी पौने 5 भी हो जाते हैं। मतलब जैसे डिलीवरी होती है वैसा, मतलब कि ऑन एवरेज मतलब ये है कि 1 घंटे का रेस्ट करता हूँ। फिर 5 से लेके, ठीक है, 5 साढ़े 5 बजे आप टाइम रखें, और करीब रात के 11 बजे तक, क्योंकि पहले मैं 12 बजे तक भी रुकता था, लेकिन क्या है कि 11 से 12 कोई डिलीवरी नहीं होती, तो इसलिए फिर 11 बजे तक मैक्सिमम जो है डिलीवरी होती है। क्योंकि अभी क्या, दिन बहुत जल्दी छिप जाता है, करीब मान के चलो 5:30 बजे तक जो है दिन छिप जाता है। तो मतलब ये एक शेड्यूल है मेरा कि 11 बजे तक हम डिलीवरी करते हैं। और इसमें अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी 40 यूरो बनते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है 80 यूरो भी बनते हैं। तो डिपेंड करता है दिन के ऊपर। जो यहाँ ऑर्डर ज़्यादा पड़ते हैं वो ऑर्डर ज़्यादा पड़ते हैं सैटरडे संडे को। मंडे को काम बहुत हल्का होता है, मंडे को अगर बात करें तो। फिर उसके बाद वेनसडे को ऑर्डर थोड़े से ठीक ठाक पड़ते हैं। और मंडे के दिन काफ़ी काम, मंडे ट्यूसडे के दिन थोड़ा हल्का होता है, फिर वेनसडे होता है, फिर सैटरडे संडे होता है। तो बेसिकली जो डिलीवरी जो सबसे ज़्यादा जो होती है, वो अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं सैटरडे संडे और आपका वेनसडे ही ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा फ्लो तो सैटरडे को होता है। तो उसके दिन हम कोशिश करते हैं कि उस दिन क्या करते हैं कि रात के एक एक बजे भी बच जाते हैं।
मेरे रूम पार्टनर मेरे से परेशान है, वो बोलते हैं यार तू 1 बजे आता है, सबको डिस्टर्ब करता है। पर भाई मैं क्या करूँ, मैंने बोला भाई मैं कॉरिडोर में सो जाऊँगा अगर तुम्हें दिक्कत है, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरी बात को। क्योंकि देखो भाई, कर्जा है पहली बात, दूसरा मैरिड हूँ दूसरी बात, तीसरी बात 2 बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं इन सब का ब्रेड एंड बटर मैं ही हूँ, आप समझ सकते हैं। तो लेकिन देखिए चैलेंजेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें पता क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि अभी मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँगा, अभी मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी भी आती है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि धीरे धीरे लाइसेंस लूँ, फिर ट्राले का लाइसेंस लूँ, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी एक चांस यही है, लेकिन अभी सर्वाइव करना पड़ेगा। मैं काट पीट के कितना बचा लेता हूँ, क्वेश्चन एक ये भी है। देखो दोस्तों, मैं काट पीट के जब मैं स्टार्टिंग के 2 महीने आया था तो अर्निंग बहुत कम थी, क्योंकि मुझे रूट्स नहीं पता था और कोई भी चीज़ मतलब कि आप समझ सकते हैं चीज़ें नहीं पता थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब होने के तो हाँ, काट पीट के आप बोल सकते हो माड़ा माड़ा 700 750 यूरो फिलहाल आज की डेट में बच जाते हैं काट पीट के। उसके लिए लेकिन आपको कुत्ते की तरह मेहनत करनी पड़ती है। देखो 2 तरह के लोग हैं, मैंने देखा यहाँ पे पंजाबी मुंडे भी आते हैं, वो क्या करते हैं 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जॉब करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। बॉस मुझे अगर मैं बात करूँ तो मुझे 13-14 घंटे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि भैया मैंने बोला ना, मैं ब्रांड अपनी अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। तो उस कंडीशन को देख के मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी जैसे ठंड आ रही है, स्नोफॉल भी पड़ने वाली है, तो उसमें चैलेंजेस और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि स्नोफॉल में ना बाइक जो स्लिप करती है, बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखो मैं आपको ये बोलूँगा, पॉजिटिव होके आइए, एक मन में ये दिमाग में ये ज़रूर लेके चलिएगा कि यार 1 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हारना नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ बंदे टूट भी जाते हैं कि यार मैं इतना पैसा लगा के आया, यहाँ तो ये सब चल रहा है, ये सब ये क्या है। काफ़ी नेगेटिव लोग भी मिलेंगे आपको आसपास, लेकिन बस आप ये सोचिए, आप उनमें से लकी हैं जो आप शेनेगन में हैं। आप एक उसमें हैं कि आप उस कंट्री में है कि जहाँ का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है, ये आपको भी पता है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, 1 से सवा साल अपना पेशेंस, नेटवर्क बने, क्योंकि देखो डिलीवरी में अगर आप आ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे नेटवर्क बनेंगे। स्टार्टिंग में 2-3 महीना दिक्कत होती है, फिर उसके बाद आपको जब लैंग्वेज आ जाती है थोड़ी थोड़ी, तो उसके बाद फिर आप लोकल से भी बात करते हैं। तो लोकल्स ऐसा नहीं है, लोकल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको सेट करने की कोशिश करते हैं। फिर नेटवर्क बनता है, फिर कोई अपने इंडियन मुंडे आते हैं तो एक से एक होते हैं, तो नेटवर्क बनते हैं। अभी मेरा एक दोस्त था, वो पोलैंड भाग गया था आप बिलीव नहीं मानेंगे, वो पोलैंड में करीब 2 महीने रहा। उसकी टीआरसी, क्या आपको पता है पोलैंड के अंदर टीआरसी का बनना बहुत मुश्किल है, आपको भी पता है। उसमें 1-1 साल 1.5 साल लग जाते, 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ की टीआरसी का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। आपको वकील हायर करना पड़ेगा, उसको करीब कम से कम मान के चलो 800-900 हज़ार यूरो, 1200 यूरो, 2-2 हज़ार यूरो भी देने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है कैसा आपने वकील किया है। तो फिर उसके बाद वो फिर अगेन जैगरेब आ गया फूड डिलीवरी में ही, क्योंकि उसको लगा, क्योंकि वो वेयर हाउस में गया था, लेकिन उसको लगा कि टीआरसी नहीं बनेगी, मैं इलीगल ना हो जाऊँ, क्योंकि 3 महीने के बाद आप इलीगल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी चलती हैं। देखो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा सेटिंग बनने में। बस मैं ये बोलूँगा कि जो लोग आ रहे हैं डिमोटिवेट मत होइएगा। देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत करे पैसा मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे आप इंडिया में भी देख लें, आपको इंडिया में भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो उसी के जैसे आपको यहाँ पे भी जो है बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कुत्ते की तरह काम करना है। भाई ये सोचिएगा, चाहे तूफ़ान हो, आंधी हो, तूफ़ान कुछ भी हो, स्नोफॉल हो, आपको मेहनत करनी है तो करनी है। बस चीज़ को आप अगर आप दिमाग में सेट होकर आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप 4 से 5 साल के अंदर सेटल हो जाएंगे। और आपको पता है कि ये एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ 5 से 6 साल के बाद आपको पीआर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और एक बार पीआर मिल जाता है तो फिर आप लोन ले सकते हैं, और लोन लेने के बाद फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर रहते अंदर मैं दुबई में था, 5 साल मैंने वहाँ बिताया, और सच बताऊँ तो पैसा कमाया ठीक ठाक था, मैं ठीक ठाक कमाया, लेकिन वो सुकून नहीं था। क्यों? वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, आप अपनी वाइफ को लेके नहीं जा सकते, अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकते, अपने माँ बाप को ले जाने के लिए आपको एक हाई स्केल पे चाहिए। आपको पता है हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हद मार के 60-70 हज़ार दुबई में कमा रहे थे। तो उसके बाद उस पे स्केल पे वाइफ को लाने के लिए कम से कम मेरा पे स्केल 1.5 लाख के आसपास होना था। वो पता नहीं 1.5 लाख कब होता और कब मैं अपनी वाइफ और बच्चों को बुला के लाता, तो बड़ा मुश्किल था। तो इसी वजह से फिर मैंने रिज़ाइन मार के मैं इंडिया में आया, और उसके बाद फिर मैंने शेंगन का वीज़ा के लिए अप्लाई किया। मैं चलो टेक द रिस्क। बस मैं यही बोलूँगा कि देखिए डिलीवरी में काम है, काम उनके लिए है जो लतखोर टाइप के नहीं हैं, मतलब जो मेहनती हैं उनके लिए काम है। डिलीवरी ऑर्डर बचते हैं, बस आप ये मत देखें कि ऑर्डर कहाँ का है, बस आप उठा लें। कोई नहीं यार, मेहनत ही तो करनी है ना, क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा एक तरफ खाली आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, क्या दिक्कत है।
कौन सी मेहनत इतनी लग रही है। तो इसलिए कि देखो यहाँ पे जो लोग चिल्लाते हैं ना कि यहाँ माड़ा काम है, कुछ नहीं बच रहा, देखो ये उनका होता है कि एक तो ये लोग डिलीवरी नहीं उठाते। मैं देखता हूँ मेरे दोस्तों के सामने देखता हूँ डिलीवरी, यार ये इतनी दूर है, नहीं जाऊँगा, खाली आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब होती है ना, तो देखो जब आप मिस करते हो डिलीवरी, तो वो एलोग्रिथम होता है, वो भी तो स्कैन करता है ना कि भाई ये डिलीवरी नहीं उठा रहा है, इसको नहीं देंगे, पहले हम किसी और को देंगे। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा फोकस करना। बाकी और भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगा। बाकी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के अंदर स्कोप है दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको टैक्सी ड्राइवर को बताऊंगा कि मेरे दोस्त है एक टैक्सी चलाता है वो, तो उसको भी मैं मतलब उसके व्यूज़ में आपको मतलब डिटेल शेयर करूँगा कि किस तरह से मतलब टैक्सी के अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको बहुत सारी यहाँ पे अपडेट्स, आपको कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा नॉलेजेबल। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।